अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। सेकेंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस की डिस्कशन चल रही है। आज हमने शॉर्ट क्वेश्चन 19.10 से डिस्कशन का आगाज़ करना है। सो चलते हैं अपने डिजिटल बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन 19.10। पूछा गया है विच हैज़ लोअर एनर्जी क्वांटा, रेडियो वेव्स और एक्सरेज। तो हम यहाँ पे रेफरेंस देंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का, जिसके मुताबिक किसी एक सिंगल फोटोन की एनर्जी E hf के इक्वल होती है, जहाँ पे h प्लैंक्स कांस्टेंट है और f फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है। फर्दर v इज इक्वल टू f लैम्डा को यूज़ करते हुए हम अगर f की जगह पे v बाय लैम्डा सब्सटीट्यूट करना चाहें और फोटोन की स्पीड चूंकि स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, इसलिए हम v की जगह पे c यूज़ कर सकते हैं। तो इससे एक्सप्रेशन बन जाता है hc बाय लैम्डा। अब इन एक्सप्रेशंस के हिसाब से जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसी फोटोन की, और उसकी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और हम ये बात भी जानते हैं कि स्पीड किसी मीडियम में कांस्टेंट रहती है। जब तक मीडियम चेंज नहीं होता, किसी वेव की स्पीड चेंज नहीं होती, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही है। तो अब अगर हम देखें रेडियो वेव्स और एक्सरेज के लिए, तो जो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज। और वेवलेंथ की बात की जाए तो रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा है एक्सरेज की वेवलेंथ की निस्बत। एक्चुअली रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रखने वाली और शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी रखने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। तो अब अगर इस हिसाब से हम देखें तो जो रेडियो वेव्स हैं उनकी एनर्जी कम होगी, एनर्जी कैरिड बाय आ वेव पैकेट या क्वांटम या फिर फोटोन ऑफ एक्स रेज की निस्बत। अब हम देख लेते हैं कि हमने इस क्वेश्चन का आंसर लिखना किस तरह से है। तो इसमें हम डिस्क्राइब करेंगे अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, द एनर्जी कैरिड बाय अ क्वांटम is given by E is equal to hf is equal to hc by lambda. So energy carried by a quantum is directly proportional to its frequency and inversely proportional to its wavelength. So हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. When comparing radio waves and X-rays, the wavelengths of radio waves are greater than wavelengths of X-rays and the frequencies of radio waves are less than the frequencies of X-rays. तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि जो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी है वो एक्सरेज से कम है, जबकि इनकी जो वेवलेंथ है वो एक्सरेज से ज़्यादा है। सो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी वेवलेंथ ज़्यादा, या जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी एनर्जी कम। सो among the given two types of electromagnetic radiations, the radio waves carry lower energy quanta. So energy carried by a quantum of radio waves is less than the energy carried by a quantum of X-rays. Next है short question 19.11. Does the brightness of a beam of light primarily depends on the frequency of photons or on the number of photons? हमसे ये पूछा गया है कि किसी beam of light की intensity या brightness वो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर डिपेंड करती है या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो हम ये बात जानते हैं कि जो मैक्स प्लैंक ने 1900 में क्वांटम थ्योरी प्रपोज की थी, उसके मुताबिक किसी एक सिंगल फोटोन की एनर्जी E इज इक्वल टू hf दैट इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा इस इक्वेशन से डिस्क्राइब की जा सकती है। लेकिन जब दो फोटॉन्स हों तो उस सूरत में क्या होता है कि ये जो हमने इक्वेशन लिखी है E इज इक्वल टू hf इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, तो हमें इस इक्वेशन में यहाँ पे 2 पुट करना पड़ता है दो फोटॉन्स की एनर्जी को डिस्क्राइब करने के लिए। ऐसे ही अगर फोटॉन्स की तादाद 10 हो तो हमें इनके साथ 10 पुट करना पड़ता है। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कोई नंबर पुट करने के बजाय एक इंटीजर
का रिप्रेजेंटेटिव सिंबल n यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो इससे ये जो टर्म है ये किसके इक्वल आ जाती है, ये इंटेंसिटी ऑफ अ क्वांटम मैकेनिकल वेव के इक्वल आ जाती है। सो इस बात का मतलब ये हुआ कि एक अकेले फोटोन की एनर्जी तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से बढ़ती है और वेवलेंथ के कम होने से बढ़ती है, लेकिन जब इंटेंसिटी या ब्राइटनेस ऑफ अ बीम की बात आती है तो उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स का ज़्यादा होना सबसे ज़्यादा मानी रखता है। सो इसका मतलब है कि किसी बीम की ब्राइटनेस या इंटेंसिटी वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो नंबर ऑफ फोटॉन्स पे प्राइमरीली डिपेंड करती है, ना कि किसी एक अकेले फोटॉन की फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी चेंज कर देंगे तो उससे क्या होगा, उससे कलर चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि किसी भी चीज़ का जो कलर है वो उसमें से इमिट होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ऊपर डिपेंड करता है। और किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कलर किस तरह से किस चीज़ का फंक्शन बनता है, कलर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस is a function of the frequency of the radiations. That means अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की कलर की बात करनी हो तो कलर सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसीज पर डिपेंड करता है। सो जब भी कभी बात की जाती है मोनोक्रोमैटिक की, तो मोनोक्रोमैटिक से मुराद होती है सिंगल फ्रीक्वेंसी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। वेवलेंथ्स को हमारा ब्रेन डिकोड नहीं करता, कलर्स की सेंस फील करने के लिए हमारा ब्रेन फ्रीक्वेंसीज को डिकोड करता है। इसका प्रूफ ये है कि अगर आप कोई रेड कलर का बल्ब पानी के अंदर ऑन करेंगे तो पानी से बाहर भी उसका कलर रेड ही दिखाई देगा, जबकि हम ये बात जानते हैं कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मीडियम चेंज करती हैं तो उनकी वेवलेंथ और स्पीड चेंज हो जाती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। सो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पानी से हवा में आती हैं तो स्पीड बढ़ जाती है और वेवलेंथ भी बढ़ जाती है। क्या चीज़ चेंज नहीं होती, इनकी फ्रीक्वेंसी। सो रेड कलर का बल्ब अगर रेड ही दिखाई देता है, उसके शेड में कोई चेंजिंग नहीं आती, तो इस बात का मतलब क्या है कि जो कलर है किसी भी वेव का वो फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है, ना कि उसकी वेवलेंथ का। और यहाँ पे एक और बात है इंपॉर्टेंट, वो क्या है, कलर्स एग्जिस्ट ओनली इन आवर ब्रेन्स या फिर माइंड्स। दैट मीन्स इस वर्ल्ड में सिर्फ फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट करती हैं, उनका जो कलर का पैटर्न होता है या जो कलरिंग सेंस होती है वो हमारा ब्रेन खुद डेवलप करता है। तो बहुत सारे जानदार ऐसे हैं जो कि कलर ब्लाइंड हैं, वो भी सेम यही फ्रीक्वेंसीज देख रहे होते हैं जिनको हम फील कर सकते हैं, लेकिन उनके ब्रेन में कलर सीक्वेंस नहीं बन पाता। सो इसका मतलब क्या है कि जो कलर है किसी भी वेव का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, वो उसकी फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है और ब्रेन उस फ्रीक्वेंसी को डिकोड करके एक कलर असाइन करता है हमारी इंटरनल ब्रेन की सेंस के अंदर। सो इस बात का मतलब क्या हुआ, डिस्कशन से क्या मुराद है कि किसी एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ उसके कलर और एनर्जी वगैरह को डिफाइन करती है। लेकिन जब आप इंटेंसिटी की बात करते हैं तो इंटेंसिटी में जो प्राइमरी रोल है वो किसका है, वो है नंबर ऑफ फोटॉन्स या वेव पैकेट्स का। और मैक्स प्लैंक की थ्योरी के मुताबिक फोटॉन्स को क्वांटम कहा गया है, आइंस्टाइन ने इस क्वांटम को फोटॉन का नाम दिया था। तो अब हम इसके अलावा जो बात यहाँ पे एक्सप्लेन करनी चाहिए वो ये कि जो इंटेंसिटी है वो एन ई के इक्वल है या फिर एन एच एफ या फिर एन एच सी बाय लैम्डा के इक्वल है। यहाँ पे इस टर्म के यूनिट्स और इस टर्म के यूनिट्स और इस टर्म के यूनिट्स हैं जूल्स, जबकि ये जो n है यहाँ पे लिखा गया ये क्या है, ये है एक इंटीजर। इस वजह से जो ये इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी के यूनिट्स भी क्या होंगे, ये भी जूल्स ही होंगे। जबकि अगर बात की जाए क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की तो उसके मुताबिक जो इंटेंसिटी है वो क्या होती है, वो होती है एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम। सो अगर कहीं पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस तरीके से इमर्ज आउट हुई हैं तो वो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पाथ में परपेंडिकुलरली प्लेस्ड किसी यूनिट एरिया दैट मीन्स 1 मीटर स्क्वायर में से पास करती हैं, किस टाइम में, 1 सेकेंड में। तो इस तरह से जो टर्म बनती है E/AT उसे हम कहते हैं इंटेंसिटी।
अब यहाँ से देखा जाए तो एनर्जी के यूनिट्स जूल्स में होते हैं और एरिया के यूनिट्स मीटर स्क्वायर में, जबकि टाइम के सेकंड्स में होते हैं। और हम ये बात भी जानते हैं कि पावर का एक्सप्रेशन होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। सो यहाँ से देखा जाए तो जो जूल पर सेकंड है उसे हम वॉट भी लिख सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे मौजूद ये यूनिट्स जूल पर सेकंड किसके इक्वल लिखे जाते हैं, वॉट पर मीटर स्क्वायर के इक्वल लिखे जाते हैं। तो इस वजह से क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इंटेंसिटी के यूनिट्स वॉट पर मीटर स्क्वायर होते हैं, जबकि जो क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी है उसके मुताबिक इंटेंसिटी के यूनिट्स क्या होते हैं, वो जूल्स के इक्वल होते हैं। सो क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक देखा जाए तो इंटेंसिटी से मुराद किसी वेव का ज़्यादा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम प्रोवाइड करना है। और इसके अलावा ये भी बताता चलूँ कि किसी क्लासिकल वेव की जो एनर्जी है वो उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो एक इंटेंस बीम जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसका एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा और इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। सो अब हम चूंकि क्वांटम मैकेनिक्स के रेफरेंस से बात कर रहे हैं तो हम देख लेते हैं कि हमने इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से डिस्क्राइब करना है। सो अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी प्रपोज्ड बाय मैक्स प्लैंक, द क्वांटम carried by a single photon is given by E is equal to hf is equal to hc by lambda, while the expression of intensity is given by I is equal to ne is equal to nhf is equal to nhc by lambda. The SI units of energy E and intensity I are joules. E is the energy carried by single wave packet or quantum, and I is the energy carried by a beam formed by n numbers of wave packets. Since brightness corresponds to more intense beams, quantum mechanical intensity of a beam primarily depends upon number of photons or quanta in the beam. Next question की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है when ultraviolet light falls on certain dyes, visible light is emitted. Why does this not happen when infrared light falls on these dyes? तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट आर डाइज। डाई इज अ colored substance that chemically bonds to the surface to which it is being applied. तो इसकी एक जो एग्जाम्पल है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि वो है पेंट। तो पेंट केमिकली किसी सरफेस से अटैच हो जाता है और कलर असाइन करने के लिए उस सरफेस को यूज़ होता है। अब यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि कुछ डाइज ऐसी हैं कि जब उनके ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट फॉल करती है तो वो विजिबल पोर्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दैट मीन्स लाइट इमिट करती हैं। सो ऐसा इंफ्रारेड रेडिएशंस को इन डाइज के ऊपर फॉल करवाने से क्यों नहीं होता? तो इसकी वजह यह है कि हम ये जानते हैं कि मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी के मुताबिक किसी एक फोटॉन की एनर्जी hf या फिर hc बाय लैम्डा के इक्वल है, और इस हिसाब से किसी एक फोटॉन की जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसकी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे लो एनर्जी वाली जो रेडिएशंस हैं उनका नाम क्या है? वो कहलाती हैं रेडियो वेव्स। और उसके बाद बारी आती है माइक्रोवेव्स की, फिर इंफ्रारेड रेडिएशंस की, उसके बाद इनसे भी ज़्यादा एनर्जी कैरी करने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहलाती हैं विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इसके बाद इससे भी ज़्यादा जो एनर्जी कैरी करने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनको हम क्या कहते हैं? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी लिखा जा सकता है। फिर बारी आती है एक्स रेज की, और फिर बारी आती है गैमा रेज की। और फर्दर विजिबल स्पेक्ट्रम में सबसे हाई एनर्जी वाली जो वेवलेंथ है वो है वॉयलेट कलर की, और सबसे कम एनर्जी वाली जो रेडिएशंस हैं वो हैं रेड कलर की। सो इसी हिसाब से रेड से कम एनर्जी वाली
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इंफ्रारेड और वॉयलेट से ज़्यादा एनर्जी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अल्ट्रावॉयलेट रेडिएशंस कहा जाता है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को डिस्कस करने से हमें ये बात पता चली कि फ्रीक्वेंसी पैटर्न क्या है। फ्रीक्वेंसी पैटर्न इस तरह से है कि जो अल्ट्रावॉयलेट लाइट है उसमें हर एक फोटॉन की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी कैरिड बाय विजिबल फोटॉन, और ये ज़्यादा है किससे, फ्रीक्वेंसी कैरिड बाय एन इंफ्रारेड फोटॉन। और अगर वेवलेंथ का ऑर्डर लिखा जाए तो ये बनेगा वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रावॉयलेट रेडिएशन इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ अ विजिबल फोटॉन एंड दैट इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ एन इंफ्रारेड रेडिएशंस। इंफ्रारेड रेडिएशंस की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा और फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। इस वजह से जो बनता है ऑर्डर ऑफ एनर्जीज, तो वो ये बनता है कि जो अल्ट्रावॉयलेट फोटॉन है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है और उससे कम एनर्जी किस फोटॉन की होती है, विजिबल फोटॉन की होती है, और उससे भी कम एनर्जी इंफ्रारेड फोटॉन की होती है। अब ज़रा देखिए कि अगर हम कंसिडर करें कि ये किसी एटम का न्यूक्लियस है और इसके गिर्द जो शेल्स हैं वो इस तरह से ड्रॉ किए जा रहे हैं। लेट्स से अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये कहते हैं कि ये जो हमने डायग्राम ड्रॉ की है ये डायग्राम हाइड्रोजन के लिए है और हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, मॉलिक्यूल की बात नहीं हो रही। तो सेंटर में हमने न्यूक्लियस रिप्रेजेंट कर दिया है और उसके बाद यहाँ पे पहले शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है जो कि ऑर्बिटल मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। अब अगर हम यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इसको प्रोवाइड करते हैं तो क्या हो सकता है कि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से एक एनर्जी एब्जॉर्ब करे और यहाँ पे सेकंड शेल में चला जाए। अब जब सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कितनी है, वो है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। अब अगर ये वापस फॉल करता है इस तरफ तो सेम इतनी ही 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर एनर्जी ये रिलीज भी कर देगा। लेकिन अगर इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बजाय 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर प्रोवाइड कर दी जाए तो फिर ये पहले शेल से जंप करेगा शेल नंबर 3 में, और अब अगर ये वापस फॉल करता है शेल नंबर 1 में तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एक सिंगल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अल्ट्रावायलेट फोटॉन की सूरत में रिलीज कर देगा। लेकिन अगर ये शेल नंबर 1 से शेल नंबर 3 में गया है तो एक पॉसिबिलिटी ऐसी है कि इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली फॉल ना करे बल्कि यहाँ से पहले इस जगह के ऊपर फॉल करे, उसके बाद यहाँ पे फॉल करे। अब इन दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो कि इस इलेक्ट्रॉन की फॉलिंग के दौरान रिलीज हुई हैं उसमें ये एनर्जी 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होती है। अब अगर हम रिलेशन यूज करें E इज इक्वल टू HC ओवर लैम्डा और इसको रीअरेंज करके इक्वेशन बना लें, लैम्डा इज इक्वल टू HC ओवर E, और इन रेडिएशंस के लिए वेवलेंथ फाइंड आउट करना चाहें तो ये जो वेवलेंथ है सबसे पहली जो एब्जॉर्ब की गई इसकी वैल्यू कितनी है, इसके लिए हम प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड और C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड पुट कर देते हैं, और इसके साथ एनर्जी की वैल्यू है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम इसे जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं जिससे ये वैल्यू जूल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जूल से और सेकंड -1 से कट जाएगा और आंसर मीटर्स में होगा। ये वेवलेंथ कितनी हुई, तो ये बनती है जी 96.4 इंटू 10⁻⁹ मीटर या फिर 96.4 नैनोमीटर। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 12.9 की जगह पे 10.2 पुट करूँ तो इस सूरत में जो वेवलेंथ का आंसर आता है इस ट्रांजिशन के लिए वो कितनी है, वो है 121.9 इंटू 10⁻⁹ मीटर के तकरीबन इक्वल, दैट मीन्स 121.9 नैनोमीटर। हम ये बात जानते हैं कि विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाई करती हैं उसमें रेड कलर के लिए जो वेवलेंथ है वो 700 नैनोमीटर है और जो वॉयलेट कलर के लिए
वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर है। अब ये दोनों वेवलेंथ ही वॉयलेट कलर की वेवलेंथ से कम है, इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अल्ट्रा वॉयलेट रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम में लाई करती हैं। लेकिन यहाँ पे हमने जो ये वाली ट्रांजिशन रिप्रेजेंट की है, उसके लिए अगर हम इसकी जगह पे एनर्जी की वैल्यू 1.89 पुट कर दें तो फिर वेवलेंथ का आंसर 657.7 इंटू 10⁻⁻9 मीटर या फिर 657.7 नैनोमीटर के इक्वल आता है। और ये वेवलेंथ जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ रीजन में 700 के करीब है। दैट मीन्स ये जो ट्रांजिशन है ये रेड कलर के एक फोटोन को रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि इस हाइड्रोजन के एटम में आप एनर्जी प्रोवाइड करें किसी फोटोन को तकरीबन 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब अगर ये वापस फॉल करता है डायरेक्टली तो 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन रिलीज कर देगा और इसकी जो वेवलेंथ है वो एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाने की वजह से और कम हो जाएगी। दैट मीन्स ये वेवलेंथ 96.4 नैनोमीटर से भी कम होगी। दैट मीन्स अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करेगी। लेकिन अगर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पहले इस सेल में फॉल करता है तो ये ट्रांजिशन 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बिलोंग करती है और इससे जो रेडिएशंस इमिट होती हैं वो 487.5 नैनोमीटर की होती हैं, जो अगेन विजिबल स्पेक्ट्रम में हैं और 400 नैनोमीटर के करीब हैं। इसके अलावा अगर ये फोटोन यहाँ से फिर से इधर फॉल करता है तो अगेन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन रिलीज होगा जो 121.9 नैनोमीटर के इक्वल होता है। लेकिन अब यहाँ पे इस ट्रांजिशन के बजाय एक पॉसिबिलिटी और है, वो ये कि इलेक्ट्रॉन शेल नंबर 3 से पहले शेल नंबर 2 में गिरे और 2 से शेल नंबर 1 में गिरे। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी और है, वो ये कि इलेक्ट्रॉन शेल नंबर 4 से पहले शेल नंबर 3 में गिरे और शेल नंबर 3 से फिर शेल नंबर 1 में गिरे। तो अगर ये शेल नंबर 3 से 1 में गिरेगा तो अगेन जो फोटोन इमिट होगा वो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा और अगर शेल नंबर 4 से शेल नंबर 3 में गिरता है तो 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्विवेलेंट एनर्जी इमिट होगी और ये वेवलेंथ ऑलमोस्ट 1884 नैनोमीटर के इक्वल है और 700 नैनोमीटर जो रेड कलर की वेवलेंथ है उससे कहीं ज़्यादा है और इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। सो डिस्कशन का इन शॉर्ट मकसद ये है कि एक अल्ट्रा वॉयलेट फोटोन चूँकि बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला होता है तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन को देके किसी अपर स्टेट में लेके जा सकता है और अगर इलेक्ट्रॉन वहाँ से डायरेक्टली फॉल करे तो सेम उसी एनर्जी वाला फोटोन रिलीज हो जाता है। लेकिन अगर वो फोटोन अपर शेल से शेल नंबर 1 के बजाय शेल नंबर 2 में गिरे तो विजिबल फोटोन इमिट हो सकता है और अगर वहाँ से शेल नंबर 3 में गिरे तो उससे इंफ्रारेड फोटोन भी इमिट हो सकता है। अब अगर अकेले इंफ्रारेड फोटोन की बात करें तो वो यहाँ पे शेल नंबर 1 से इलेक्ट्रॉन को उठा के शेल नंबर 2 में नहीं लेके जा सकता, तो वापस आने का तो सवाल ही नहीं। अगर वापस इलेक्ट्रॉन आएगा लोअर शेल में तभी तो एनर्जी इमिट होगी। तो इस बात का मतलब ये है कि एक इंफ्रारेड फोटोन सिर्फ शेल नंबर 3 से उठा के किसी अपर शेल 4, 5, 6 में किसी इलेक्ट्रॉन को लेके जा सकता है। वो शेल नंबर 1 या 2 से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके अपर शेल में ले जा नहीं सकता। सो इन शॉर्ट यहाँ पे जो एनर्जी है अल्ट्रावायलेट की वो चूंकि ज़्यादा है विजिबल से और वो ज़्यादा है इंफ्रारेड से, तो अगर ज़्यादा एनर्जी पार्ट्स में इमिट हो तो विजिबल फोटोन भी इमिट हो सकता है और इंफ्रारेड भी। ऐसे ही अगर कोई इलेक्ट्रॉन शेल नंबर 2 से किसी अपर शेल में एक्साइटेड है विजिबल फोटोन को एब्जॉर्ब करने से, क्योंकि विजिबल फोटोन पहले शेल से इलेक्ट्रॉन को उठा के अपर शेल में नहीं लेके जा सकता। सो इस वजह से अगर विजिबल फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया है हाइड्रोजन एटम में शेल नंबर 2 से अपर स्टेट में जाने के लिए, तो अगर वो वापस फॉल करता है बाय पार्ट्स तो वो एक इंफ्रारेड रेडिएशन भी इमिट कर सकता है और अगेन विजिबल भी इमिट कर सकता है। सो जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई इमिटेड एनर्जी उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल हो सकती है या फिर कम भी हो सकती है। यही वजह है कि जब अल्ट्रावायलेट लाइट कुछ डाइस के ऊपर पड़ती है तो वो इनडायरेक्ट ट्रांजिशंस के नतीजे में विजिबल लाइट भी इमिट कर सकती है और इंफ्रारेड रेडिएशंस भी इमिट हो सकती हैं। लेकिन इंफ्रारेड फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन को अपर स्टेट में लेके जा ही नहीं सकता, तो इस वजह से लेकिन इंफ्रारेड फोटोन जिन सेल्स में ट्रांजिशन करवाता है वहाँ पे एसोसिएटेड जो एनर्जीज हैं वो बहुत कम होती हैं और
एक इंफ्रारेड फोटोन की एनर्जी कभी भी विजिबल एनर्जी वापस आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती। अब हम जरा इसका आंसर डिस्क्राइब कर देते हैं। हमने लिखना है द वेवलेंथ ऑफ एन अल्ट्रा वायलेट फोटोन इज शॉर्टर एज कंपेयर टू अ विजिबल फोटोन एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्ट्रा वायलेट फोटोन इज हायर एज कंपेयर टू visible photon. Since for a photon energy is given by E is equal to hf is equal to hc by lambda, and since lambda for ultraviolet is less than lambda for visible and frequency of ultraviolet is greater than frequency of visible photons, so any ultraviolet photon carries more energy as compared with any visible photon. That means energy of ultraviolet photon is greater than energy for a visible photon. By absorbing an ultraviolet photon, a valence electron is excited to an upper shell. Upon de-excitation, the electron may release the same energy photon which it had absorbed in excitation if it de-excites directly to the lower shell. That means अगर लोअर से अपर शेल में गया है और अपर से वापस सेम लोअर शेल में आया है तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की उतनी ही रिलीज हो जाएगी। But if the de-excitation is indirect, i.e. the excited electron instead of falling directly to the lower shell, it falls in steps, i.e. it falls to a shell between the upper and lower shell. That means lower shell से upper shell के दरमियान में जो transition हुई थी initially, अब वहाँ पे upper shell से lower shell में गिरने के बजाय उन दोनों shells के दरमियान में कोई और shell भी मौजूद है और electron वहाँ पे fall करता है, तो the energy absorbed by the excited electron is released in parts. One of these parts may lie in visible portion of electromagnetic spectrum. On the other hand, an infrared photon has larger wavelength as compared to visible photon, and the frequency of a red photon is less than a visible photon. So lambda for visible is less than lambda for infrared, and frequency for visible is greater than frequency of infrared photon. So an infrared photon carries less energy as compared to a visible photon, i.e. energy carried by infrared photon is less than energy carried by a visible photon. An infrared photon cannot excite an electron while providing it with energy greater than the energy carried by a visible photon. According to law of conservation of energy, the output energy cannot be greater than input energy. That is why when ultraviolet light falls on certain dyes, light is emitted, but this does not happen with infrared light. Dear students, remaining short questions next lecture में continue होंगे. So until the next lecture, खुदा हाफिज.